हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मई फर्स्ट वीक से रिलेटेड हमारे बैंकिंग के करंट अफेयर्स। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पॉइंट्स, उन्हें गो थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट एयर इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी दैट इज द कैम्बल विल्सन, तो उनकी तरफ से जो है वो स्टेप डाउन किया जा चुका है एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप्स बजट एयरलाइन दैट इज एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड ही विल बी रिप्लेस्ड बाय। तो इन्हें रिप्लेस करेंगे कौन? तो इन्हें रिप्लेस करेंगे निपुण गर्ग। नाम याद होने चाहिए बच्चों दोनों आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दैट इज स्टेसी सायर। सो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है इंडसइंड बैंक, आज भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडसइंड बैंक की तरफ से जो चीफ अकाउंटेंट थे जिनका नाम है संतोष कुमार, उन्हें एलिवेट किया गया एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इंडसइंड बैंक के रिलेटेड जितने अपॉइंटमेंट्स हैं याद रख लेना बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस किया जा रहा है, मतलब इंडसइंड बैंक जो है, तो इस वजह से कौन वहां पर जो है नए अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कौन पुराने रिजाइन कर रहे हैं, जानना जरूरी है। अराउंड 2000 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली। तो इस वजह से इंडसइंड बैंक जो है न्यूज में चल रहा है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो याद रखेंगे संतोष कुमार जी जो है, इन्हें बनाया गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंडसइंड बैंक का। Then Klaus Schwab, who stepped down from the chairman and the trustee of the World Economic Forum. नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया दैट इज ग्राहक मित्रास। तो ये ग्राहक मित्रास के हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट, आईएमएफ की तरफ से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया गया दैट इज नाउ 6.2%। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक की तरफ से 6.3% जो है प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की ग्रोथ रेट। दोनों याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक की कितनी है, आईएमएफ की कितनी है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक मार्क्ड 131 फाउंडेशन डे, और टोटल जो यहाँ पर 34 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो थे वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लॉन्च किए गए थे। आप सभी के लिए क्वेश्चन साथ साथ आंसर करते चलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक वाज फाउंडेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में, प्रॉपर डेट के साथ आप बताएंगे, ठीक है। देन आरबीआई की तरफ से हम देखते हैं तो एक सर्कुलर दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई है सभी बैंक्स को कि दैट डोमेन नेम दैट इज बैंक.इन यूज करेंगे सभी बैंक्स, और डेडलाइन दी गई है 31 ऑफ द अक्टूबर 2025 से पहले। 31 अक्टूबर 2025 से पहले सभी बैंक्स जो अपना डोमेन नेम चेंज करेंगे, और डोमेन नेम के लास्ट में होना चाहिए बैंक.इन। नेक्स्ट, आरबीआई हैज कैंसल्ड द अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो है लाइसेंस क्या किया जा चुका है, कैंसिल किया जाकर आरबीआई की तरफ से। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड टी रविशंकर एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगेन इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, लास्ट टाइम हमने डॉक्टर पूनम गुप्ता के बारे में पढ़ा था, तो उन्हें बनाया गया था रिसेंटली डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक और है दैट इज टी रविशंकर, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया, पहले भी थे अब वापस इन्हें रीअपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, आरबीआई रिजर्व बैंक परमिटेड द बैंक्स टू अलाउ माइनर्स अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स के ऊपर जाना, फोकस करना 10 साल से ज्यादा एज। माइनर्स को अलाउ किया गया कि आप 10 ईयर से ज्यादा के जो माइनर्स हैं, इनकी एज 10 ईयर से ज्यादा है, वो अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, वो सेविंग्स अकाउंट करवा सकते हैं, वो टर्म डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी वो बैंक टू बैंक वेरी करेंगे, बैंक्स के ऊपर भी छोड़ दी डिस्क्रिशनरी पावर। नेक्स्ट, आरबीआई हैज मैंडेटेड 2.5% एडिशनल रन ऑफ फैक्टर फॉर द रिटेल डिपॉजिट्स लिंक्ड टू द इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक्स। Next, SBI has collaborated with Tata Digital to introduce Tata Neo SBI cards. Then SBI की तरफ से अमृत वृष्टि FD स्कीम जो इसे रिवाइव किया जा रहा है विद द न्यू रेट्स। अगेन कितने डेज के लिए होगी, क्या नए रेट्स होंगे आप बताएंगे। देन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरर, द ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया in 2024-25 increased by 19.2% compared to the previous year. तो इंडिया के जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स है उसमें इंक्रीज देखने को मिला, जी हाँ। कितना इंक्रीज, 19.2% इंक्रीज। नंबर के ऊपर फोकस करेंगे, डिटेल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। देन क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारे पास, व्हाट चेंज इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड रिगार्डिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली जो है वो 10 बेसिस पॉइंट कम किए गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अ कट ऑफ 10 बेसिस पॉइंट इन द इंटरेस्ट रेट फॉर द सिलेक्टेड मीडियम टर्म डिपॉजिट्स। तो आंसर मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं
तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देखेंगे और अपॉइंटमेंट में नेम याद रखेंगे, दैट इज अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, नेम याद रखेंगे अमितेश कुमार सिन्हा। क्यों? क्योंकि इन्हें बनाया गया सीईओ ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए सीईओ कौन है? तो हमका आंसर होना चाहिए अमितेश कुमार सिन्हा। इमेज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा न्यूज की तरफ चलते हैं। अमितेश कुमार सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। किनकी इन्होंने मतलब सक्सीड किसे कर रहे हैं? तो इनसे पहले सीईओ कौन थे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के? दैट इज सुशील पाल। दोनों नेम याद होने चाहिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा, इनसे पहले कौन थे? सुशील पाल। सो ये जो हमारे पास इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसे लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर विद द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 CR। ठीक है, 76,000 करोड़ के टोटल फाइनेंशियल आउटले के साथ 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। नए सीईओ का नाम याद रखेंगे, इनसे पहले कौन थे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास अगेन अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट किनकी है? अनंत अंबानी। सो अनंत अंबानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो नाम याद रखिए, इमेज देख लीजिए, अनंत अंबानी। तो इन्हें बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो न्यूज के हमारे पास अनंत अंबानी, हु इज द यंगेस्ट सन ऑफ द मुकेश अंबानी, has been appointed as the executive director of Reliance Industries for 5-year term starting from the 1st of the May। इनके अलावा इनके कुछ अदर जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रदर और सिस्टर्स, उनके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, तो वो भी जान लीजिए। मीनवाइल अनंत सिबलिंग्स ऑलरेडी होल्ड द इंपॉर्टेंट पोस्ट सिंस 2022। तो आकाश अंबानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रिलायंस जियो इन्फोकॉम। मीनवाइल हिज ट्विन सिस्टर that is ईशा अंबानी परिमल heads the Reliance रिटेल डिवीजन। ठीक है, तो अगेन वन लाइनर न्यूज है, अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपके बार बार, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगेन वन लाइनर अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट है राजकुमार दुबे जी की। सो राजकुमार दुबे हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंद्रप्रस्थ गैस चेयरमैन। सिंपल नेम, इंद्रप्रस्थ गैस से रिलेटेड चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा राजकुमार दुबे। ठीक है, so Indraprasth Gas Limited has announced that Rajkumar Dubey has been appointed as the chairman of the company with effect from the 1st of the May 2025। next Ashok Kumar Panda, इमेज देखिए, अशोक कुमार पांडा takes the charge as the Steel Authority of India Limited Director of Finance। so सियाल, that is Steel Authority of India Limited के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? तो आंसर होगा हमारे पास दैट इज अशोक कुमार पांडा। So the state-owned Steel Authority of India Limited on Friday said that the Ashok Kumar Panda has taken charge as its director of the finance. Prior to he was executive director of the finance. So Steel Authority of India Limited जो है हमारे पास comes under the Ministry of Steel, is amongst the top 3 manufacturers in India. It is the largest government-owned steel producer और ये एक महारत्न भी है, और ये बनाई गई थी 24th of the Jan 1973 को। ठीक है, तो डेट याद होनी चाहिए कब ये बनाई गई थी, 24th of the Jan 1973। महारत्न भी है, और इसके करंट जो है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, तो आंसर होगा अशोक कुमार पांडा। नेक्स्ट 3 सर्वेज है बच्चे, 3 सर्वेज हैं जो आरबीआई की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। अभी ना देखने में ऐसे लग रहा होगा कि सर 3 सर्वेज डिफिकल्ट लग रहा है, जब आप एक बार नेम पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो आरबीआई की तरफ से 3 सर्वेज जो हैं वो लॉन्च किए गए। पहला सर्वे देखिए क्या है, पहला हमारे पास सर्वे है दैट इज IESH, सेकंड है UCCS, देन RCCS, लास्ट दो का ध्यान देखना, CCS CCS, एक में U है एक में R है, मतलब एक अर्बन का होगा एक रूरल का होगा। 3 सर्वे में से 2 मुझे पता चल गया, एक अर्बन का होगा एक रूरल का होगा, और फर्स्ट वाला क्या है? तो फर्स्ट वाला इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। आइए जरा न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अभी आपको लग रहा हो कि सर डिफिकल्ट है, एक बार एक नेम पढ़ लेंगे ना तो बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। तो शुरू करते हैं, आरबीआई लॉन्चेस 3 की सर्वेज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट। 3 सर्वेज में से सबसे पहला सर्वे का नेम देखो, सबसे पहला सर्वे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, अभी सिर्फ नेम पढ़ा रहा हूं। देन सेकंड हमारे पास है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे,
अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, देन रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, इजी लग रहा है अब नेम से। अब आई जरा न्यूज की तरफ है क्या। तो आरबीआई on Tuesday launched 3 key surveys including inflation expectation to gather the useful input for the monetary policy decisions. मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। कमेटी हमारी जो मीटिंग्स होती है जनरली 2 मंथ्स के बाद होती है। लास्ट हुई थी अप्रैल के अंदर, अब होने वाली है कब, मई छोड़ दो, जून में होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो शेड्यूल की गई है 4 जून, 1 महीने के बाद होने वाली है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर रेट्स इंक्रीज किए जाएंगे, डिक्रीज किए जाएंगे। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, डेटा मतलब इन द सेंस कि कंज्यूमर्स जो है, आम पब्लिक जो है, उनके सेंटीमेंट्स कैसे हैं, तो वो वाला डेटा भी जो यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की गई है बाय द आरबीआई। ठीक है, तो इसी वजह से 3 सर्विस जो है वो लॉन्च किए गए। सो आरबीआई नॉर्मली होल्ड 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज इन अ फाइनेंशियल ईयर। लास्ट वाज हेल्ड अर्लियर दिस मंथ, अप्रैल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 6 जून को जो है वो शेड्यूल किया गया। सो सबसे पहले हमारे पास जो है इंडेक्स है, दैट इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपका इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, महंगाई होगी या नहीं होगी। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा आपकी क्या लग रहा है कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। एक्सपेक्टेशंस हैं, ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात की जाती है। सो इट एम्स टू कैप्चरिंग द सब्जेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, सब्जेक्टिव है, on price movements and inflation based on their individual consumptions basket across the 19 cities। सिर्फ 19 cities हैं, ऑल ओवर इंडिया ये सर्वे नहीं करवाया जा रहा। 19 cities के अंदर हाउस होल्ड्स के जाकर ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इंक्रीज होगी इन नियर फ्यूचर या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक की तरफ से एक और जो आरबीआई की तरफ से सर्वे लाया गया, दैट इज अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। सो इट सीक्स क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज, सिंपल, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स रिगार्डिंग देयर सेंटिमेंट्स ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, प्राइस लेवल एंड हाउसहोल्ड इनकम एंड स्पेंडिंग। नेक्स्ट, सिमिलर सेम चीज अर्बन में हो रही है, वही चीज आप लाइक कराएंगे कहाँ पर, रूरल एरियाज के अंदर। सो इट विल कलेक्ट द करंट परसेप्शन एंड 1 year अहेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हाउसहोल्ड्स on general economic situation, employment scenario, overall price situation, on income and spending from the households so residing in the rural and semi-urban areas across the 31 states, union territories। तो ये हमारा बन गया तीसरा सर्वे। तो ये 3 सर्वेज हैं, तीनों सर्वेज बस याद होने चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आने वाले चांस होगा तो आपको इन 3 सर्वेज के अलावा एक 4th सर्वे भी डाल देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा सर्वे जो अभी रिसेंटली लॉन्च नहीं किया गया था। तो तीनों सर्विस के शॉर्ट फॉर्म आपको पूछे जाएंगे, तीनों सर्विस के शॉर्ट फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट हमारे पास इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, सेकंड हमारे पास है दैट इज अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, और थर्ड हमारे पास है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। नेक्स्ट न्यूज के हमारे पास, और नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे दैट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स अप बाय 1.98 बिलियन, और टोटल हमारे जो फॉरेक्स हो चुके हैं दैट इज $688.13 बिलियन। तो हमारे जो इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स हो चुके हैं वो पहुंच चुके हैं $688.13 बिलियन। ऑल टाइम हाई क्या था, तो अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूंगा इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स कब सबसे ज्यादा थे, तो याद रखेंगे इंडिया के ऑल टाइम हाई जो हमारे पास रिजर्व्स थे दैट वर 704। ठीक है, अभी तो 688 के ऊपर है, हमारे जो है 704.88 बिलियन डॉलर भी रिजर्व्स रह चुके हैं। ये लास्ट ईयर थे सितंबर के अंदर, सितंबर 2024 के अंदर हमारे जो रिजर्व्स थे वो ऑल टाइम हाई के ऊपर थे। ठीक है, लेकिन तब से लेकर तब काफी डिक्रीज हुआ था हमारे रिजर्व्स। रीजन क्या था तब, रीजन ये था कि दैट क्योंकि इंडियन का रुपीज जो था वो ऑल टाइम लो जा रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, मार्केट के अंदर डॉलर्स सेल करने पड़े, तो तब हमने जाकर इंडियन रुपीज जो है उसे थोड़ा सा कंट्रोल किया। तो ऑल टाइम हाई पर हम सितंबर में थे, तब से लेकर अब तक अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये
20 और आप समझ सकते हैं 20 अराउंड 5 जो है वो वीक्स हो चुके हैं, ऑल टाइम हम हाई पर इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अब न्यूज़ क्या है, पहले तो न्यूज़ याद रखेंगे आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेटेस्ट हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अभी करंटली आरबीआई के अकॉर्डिंगली हमारे फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू है कितनी। तो अभी वैल्यू हमारे पास 688.13 बिलियन। ठीक है, सो इंडियन फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज्ड बाय 1.98 बिलियन। करंट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। This is the 8th consecutive, not 25th, 8th consecutive week of a rise in the kitty, which has jumped 8.1 billion to 684.15 in previous reporting week. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली छोड़ देना, इससे पहले वाले अभी करंट वाले जो नंबर है वो याद रख लो। ठीक है, ऑल टाइम हाई मैं आपको बता चुका हूँ दैट सितंबर 2024 में हम ऑल टाइम हाई के ऊपर थे। तो इनके अंदर अगर हम देखते हैं तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इस बार जो इंक्रीज हुए इंक्रीज्ड बाय 21 मिलियन। तो इनकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स की टोटल जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 18.58 बिलियन। देन इंडियाज रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ आल्सो इंक्रीज्ड बाय 2 मिलियन, जिसकी टोटल वैल्यू दैट इज 4.152 बिलियन। ठीक है, और कुछ याद रखना है, नॉर्मल नंबर याद रखना, इससे ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं, बनते हैं जब भी ऐसे वाले स्टेटमेंट्स आती हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल फंड है और आईसीआईसीआई की तरफ से एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्चेस क्वालिटी फंड। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एंड ओपन एंडेड इक्विटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन एंडेड इक्विटी? ओपन एंडेड इक्विटी कमेंट सेक्शन में बच्चा बताएंगे, दो तरीके के हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड। ठीक है, इसी में आप मुझे फर्दर बताएंगे कि लॉक इन पीरियड किस में होता है, लॉक इन पीरियड ओपन एंडेड में होगा या क्लोज एंडेड में होगा। सिमिलरली आपको अलग अलग विंडोज दी जाती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन सी वाली में होता है, ओपन एंडेड में होता है, क्लोज एंडेड में होता है। दोनों तरीके के हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास लाया गया दैट इज ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द क्वालिटी फैक्टर्स एज द थीम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर्स, मैं आगे बताता हूँ। सो द न्यू फंड ऑफर्स अ स्कीम will be open for subscription on 6th of the May and will close on the 20th of the May। तो अगर आप चाहते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6th ऑफ द मे से लेकर 20th ऑफ द मे तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। द स्कीम विल बी बेंचमार्क अगेंस्ट द निफ्टी 200 क्वालिटी 30 TRI एंड विल बी मैनेज्ड बाय इलाहाब दलवाई एंड मासूमी झुमरवाला। तो ये जो फंड है इन्हें मैनेज कौन करेंगे, इलाहाब दलवाई और मासूमी झुमरवाला जो हैं वो इन्हें टोटल फंड को जो मैनेज करने वाले हैं। ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर जो है इसे थीम जो है इसे रखा गया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर्स? सो द स्कीम एम्स टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा इस फंड के अंदर जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का मतलब जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा हाई है, जिनका कैश फ्लो ज्यादा है, जिनके पास लो फाइनेंशियल लेवरेजेस हैं एंड हिस्ट्री ऑफ साउंड कैपिटल एलोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं कि वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। दीज फैक्टर्स कंबाइंड विद द रीजनेबल वैल्यूएशन अप्रोच कैन फॉर्म अ बैकबोन ऑफ द स्कीम्स स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, जिसे हम बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से इसकी थीम जो है दैट इज क्वालिटी फैक्टर। तो नेम क्या है यहाँ पर हमारे पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड। कौन इन्हें मैनेज करने वाले हैं, डेट याद होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें के ऊपर ध्यान रखा जाएगा और इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट है दैट इज ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ 2025। सो डब्ल्यूटीओ की तरफ से जो है ये रिपोर्ट आउट की गई है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 reveals that the global merchandise trade is projected to decline by 0.2% in 2025। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में बताया गया जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड जो है वो 0.2% से डिक्रीज करेगा।
और रीजन बताया गया कि क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में अभी जो ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, चाइना और यूएस के बीच में जो अभी ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड है तो ये डिक्रीज होगा, और ये सिर्फ 0.2% से डिक्रीज नहीं होगा, अगर ये ट्रेड वॉर फर्दर इंक्रीज होगी तो इसमें आपको 1.5% तक का डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग टैरिफ टेंशंस पर्टिकुलरली बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड ब्रॉडर ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से जब हम जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं तो ग्लोबल ट्रेड तो डिक्लाइन करना ही था, और वही हमें इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब चलते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं इसमें क्या बताया गया। तो इसमें बताया कि इंडियाज ट्रेड पोजीशन हैज डिक्लाइंड। क्यों? इंडियाज रैंक इन द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हैज फॉलन टू 14th पोजीशन। इंडियाज रैंक इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और पोजीशन कितनी हो गई है? 14th। ठीक है, शेयर जो है वो सेम है, 2.2% ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, लेकिन पोजीशन कम होगी 14th। देन मर्केंडाइज इंपोर्ट, अगेन यहाँ पर भी इंडिया की जो पोजीशन है वो डिक्रीज हुई, अब हमारी पोजीशन 7th पोजीशन है, शेयर स्टेबल है, दैट इज 3.4%। इंडियाज रैंक इन कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट हैज फॉलन टू 6th पोजीशन, और share has fallen to 5.3%, and India's rank in commercial service imports has remained unchanged and the share has declined to 4.1%। अगेन डेटा है, डेटा के ऊपर थोड़ा फोकस बच्चे करेंगे, कहाँ पर इंक्रीज हुआ, कहाँ पर डिक्रीज हुआ, कहाँ पर अनचेंज रहा। ठीक है, नेक्स्ट WTO जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की गई है। सो हेडक्वार्टर्स है WTO के जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी established in 1995। तो WTO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट वाज गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे बंद करने के बाद हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए थे, दैट इज WTO। ठीक है, 1995 में हम लेकर आए थे टू रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। सो द इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड अंडर द माराकेश एग्रीमेंट इन 1994, signed by 123 countries following the Uruguay round of talks of general agreement on tariff and trade। WTO replaced the GATT, which had regulated the global trade since 1948। 1948 से लेकर 1994 तक का जितना ट्रेड था वो GATT की तरफ से रेगुलेट किया जाता था। प्रॉब्लम्स थी GATT के अंदर, जिस वजह से हमने WTO की तरफ हमें जाना पड़ा। ठीक है, नाम क्या याद रखेंगे? हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे WTO के। देन कौन से ईयर में स्टैब्लिश किए गए थे, कौन सा एग्रीमेंट है, माराकेश एग्रीमेंट, कौन से राउंड ऑफ टॉक्स है, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। डन, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज के हमारे पास NVIDIA's US चिप मूव ट्रम्प्स टैरिफ इम्पैक्ट। अब चल क्या रहा है, तो देखिए, तो NVIDIA वो है कंपनी है जो सबसे ज्यादा जो है वो चिप्स बनाते हैं। ठीक है, जनरली NVIDIA की जो कंपनीज होती है, NVIDIA जो है ये अपनी जो चिप्स बनाते हैं, ठीक है, जिनसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC सर्किट्स जो है वो सेमीकंडक्टर्स में हर जगह यूज होते हैं। तो ये जनरली एशिया की किसी कंट्री के साथ बैकिंग के साथ ये बनाते थे, प्रोडक्शन लाइन एशिया में होती थी। पहली बार ये हुआ कि इन्होंने प्रोडक्शन लाइन जो है वो अमेरिका शिफ्ट की है इन दिस ट्रेड वॉर। ठीक है, ये जो टेंशन इंक्रीज हो रही है इस वजह से। सो NVIDIA hunt to 500 billion AI push US to become chip manufacturing hub। On 1st of the May 2025, NVIDIA unveiled the landmark investment of 500 billion to launch AI chip manufacturing in US for first time। This marks a major shift in company's traditional reliance on the Asian manufacturing, especially Taiwan। So NVIDIA के जो current CEO हैं उनका नेम है जेनसेंग हुएंग। The decision supports the AI innovation, reduces the dependency on the foreign supply chain, aligns with the US government's push for technological self-reliance। और कुछ इसमें याद रखना है, सिंपल न्यूज़ है, वन लाइनर है, हेडलाइन टाइप की न्यूज़ है, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, और हम देखते हैं यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स एंड फिशरीज मीट 2025। तो चल क्या रहा है, तो यहाँ पर न्यूज़ ये हमारे पास है अबाउट द मेरीन सेंसस। 5th मेरीन सेंसस जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, सो 5th मेरीन सेंसस लॉन्च एट द 2025 कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीट। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द 5th मेरीन सेंसस accompanied by the introduction of a mobile application। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम याद रखेंगे, व्यास नाव, फॉर डिजिटल बेस्ड डेटा कलेक्शन। अब मरीन सेंसस का मतलब क्या हुआ, देखो इंडिया की कोस्ट लाइन है, इंडिया की कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो ये रही हमारी कोस्ट लाइन। तो जितने भी कोस्ट लाइन के ऊपर स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जो है वो कम्युनिटी है, दैट इज द फिशिंग कम्युनिटी।
इसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो एंगेज्ड हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास जब तक रेलिवेंट डेटा ही नहीं होगा कितने लोग जो हैं फिशिंग सेक्टर में एंगेज्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, वो मिलकर जो है यहाँ पर हम कंडक्ट क्या करवाते हैं, यहाँ पर हम मेरीन सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। और ये सेंसस में इस बार क्या नया क्या हो रहा है, यहाँ पर नया हो रहा है कि हम यहाँ पर एक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, दैट इज व्यास नाव फॉर डिजिटल डेटा कलेक्शन। तो डिजिटल डेटा कलेक्शन के लिए एप्लीकेशन है दैट इज व्यास नाव, ठीक है। सो द एप्लीकेशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025 इन मुंबई, that was chaired by Union Minister of Fisheries and Animal Husbandry, that is Rajiv Ranjan Singh, also known as the Lallan Singh. The last marine census was conducted in 2016. तो अभी हम कौन सा कंडक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम कंडक्ट करवा रहे हैं बच्चे 5th, ठीक है। इससे पहले हम कौन सा कंडक्ट करवा चुके हैं, 4th, और 4th करवाया गया था 2016 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सो द कोचिन बेस्ड सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CMFRI, पहले तो हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे CMFRI के, दैट इज कोची, ठीक है। कोची बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इनकी तरफ से डेवलप किया गया है व्यास नाव ऐप, फुल फॉर्म है विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर ऐप। सो द सेंसर सुपरवाइजर्स will use the Vyas Nav app for the field verification of the fishing villages, fish landing centers and fishing harbors. फीचर्स क्या है इस बार के हमारे 5th मेरीन सेंसस के, तो इट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025। इट विल कवर द मेरीन फिशिंग विलेजेस, मेरीन फिशिंग फिश लैंडिंग सेंटर्स एंड 1.2 बिलियन हाउसहोल्ड्स इन द 9 कोस्टल स्टेट्स। नेक्स्ट, एजेंसीज इन्वॉल्व, तो कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं सारी कोस्टल स्टेट्स तो होंगी यहाँ पर। सो 5th मेरीन सेंसस विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इनके अलावा हमारे पास जो है CMFRI इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मेरीन फिशिंग फिशरीज सेंसस इन 9 कोस्टल स्टेट्स। 9 कोस्टल स्टेट्स कौन सी हमारे पास, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो एक तो हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ फिशरीज, सेकंड इनके अलावा हमारे पास नोडल एजेंसी जो ये पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे दैट इज CMFRI, कोची बेस्ड है, जिनकी तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है दैट इज व्यास नाव, ठीक है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला सेंसस है, 5th। इससे पहले कौन सा हुआ था, 4th। 4th कब हुआ था, 2016 में। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, 2016 में हुआ था, ठीक है। सो स्टेट ऑफ इंडियाज फिशरीज सेक्टर, as of 2023 India is the 3rd largest producer and 2nd largest aquaculture nation in the world after China. India ranks 4th globally in the fish exports, contributing 7.7% in the global fish production. तो सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे पास है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। देन मेरीन सेंसस, तो ये जो 5th मेरीन सेंसस करवाया जा रहा है, फर्स्ट कब करवाया गया था, 2nd, 3rd, 4th याद होने चाहिए। 4th जो था 2016 में करवाया गया था, ठीक है। सो इट वाज जॉइंटली कंडक्टेड बाय द CMFRI एंड DAHDF इन 2016। फर्स्ट जो था फॉर 1948-49 में कंडक्ट कराया गया था, सेकंड जो था इट वाज कंडक्टेड बाय इन 1980, ठीक है। देन इट कवर्ड ऑल द कोस्टल स्टेट्स एक्सेप्ट द महाराष्ट्र। सेकंड हमारे पास जो मरीन सेंसस उसमें महाराष्ट्र नहीं था। इन महाराष्ट्र द सेंसस वाज कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 1979, इस वजह से महाराष्ट्र में कंडक्ट नहीं करवाया गया था। थर्ड, इट वाज अगेन कंडक्टेड बाय CMFRI with the support of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. In year 2015-5 it was conducted in all marine states and 2 union territories, और फोर्थ जो था 2016 के अंदर कंडक्ट करवाया गया। फिफ्थ जो है वो अब करवाया जाएगा, ठीक है। अगेन करवाने वाली एजेंसी सेम ही है, CMFRI। इस बार कुछ नया है, यस इस बार नया ये है, हमारे पास एक डिजिटल कलेक्शन की जाएगी डेटा की, और वो ऐप का नाम याद रखेंगे, ऐप का नेम है व्यास नाव, ठीक है। ऐप का नेम याद रखेंगे, व्यास नाव। नेक्स्ट, मैंने बोला था इंडसइंड बैंक जो है वो न्यूज में चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। ध्यान रखना, आपके बैंकिंग के अगर कोई एग्जाम पास में आ रहा है, मंथ या 2-3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडसइंड बैंक के CEO दैट इज सुमंत काटपालिया रिजाइंस। सो कौन से बैंक हैं जिनके CEO रिजाइन कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक, नाम याद होना चाहिए, ठीक है।
कौन है जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया एज द सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक? सुमंत कठपालिया। रीजन क्या है? तो रीजन देखते हैं यहाँ पर। सो इंडसइंड बैंक सीईओ सुमंत कठपालिया रिजाइंस अमिड द 2000 करोड़ डेरिवेटिव अकाउंटिंग लैप्स। ठीक है, so the MD and the CEO of this IndusInd Bank, that is Sumant Kathpalia, has resigned with the immediate effect, taking the moral responsibility of severe accounting discrepancies in bank's derivative portfolio. So total जो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैप्स, that is nearly internal investigation के बाद पता चला, तो टोटल जो था 2000 CR का बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, तो इस वजह से जब ये करवाया गया तो इन्हें रिजाइन करना पड़ा ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। नाम याद रखेंगे। सो अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ इन मार्च 2020, कठपालिया सक्सीडेड द रोमेश सोबती एज द सीईओ। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे रोमेश सोबती, अब बनाए गए थे सुमंत कठपालिया, अब ये रिजाइन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सीईओ एंड एमडी कौन होंगे इंडसइंड बैंक के, देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। Next, India is considering allowing the foreign companies to hold 49% stake in nuclear power plant. सिंपल न्यूज है, हेडलाइन की तरह पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इंडियन की गवर्नमेंट की तरफ से प्रिपेयर किया जा रहा है एक ड्राफ्ट, जिसमें हम फॉरेन कंपनीज जो है इन्हें अलाउ करेंगे कि आप इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 49% तक स्टेक जो अपना रख सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस स्ट्रेटेजिक मूव इज एम्ड एट बूस्टिंग इंडियाज ट्रांजिशन टू लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज बाय स्केलिंग अप इट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी। India's current nuclear generation is around 8 gigawatt, accounting just 2% of the total installed electric capacity. India's nuclear infrastructure is governed strictly by the state-owned entities under the Atomic Energy Act of 1960. और कोई भी अभी तक हमने जो है फॉरेन ओनरशिप प्रोवाइड नहीं की। अभी तक हम 0% जो है किसी भी फॉरेन कंपनी को अलाउ करते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर आपका स्टेक हो, कंप्लीटली गवर्नमेंट के पास होता है। In 2008, India signed a civil nuclear deal with United States, opening the door for the $100 billion deal with the American firms. और इंडिया का टारगेट याद रखेंगे, यस इंडिया का टारगेट याद रखेंगे। अभी हम जो है सिर्फ 8 गीगावाट्स तक ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर से। हमारा टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें बाय 2047। ठीक है, आज़ादी के 100 ईयर्स कंप्लीट होते हुए हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 100 गीगावाट्स होनी चाहिए। अभी कितनी है? 8 गीगावाट्स, तो कम है। इसी वजह से गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हम अलाउ करते हैं फॉरेन कंपनीज को भी, दैट आप 49% स्टेक आपका हो सकता है इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। चलो आगे। पीएम मोदी लेड CCEA अप्रूव्स FRP ऑफ ₹355 per क्विंटल फॉर शुगर केन। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से FRP दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन जो है वो अनाउंस किया गया। कितना अनाउंस किया गया? तो ये अनाउंस किया गया 355 रुपीज पर क्विंटल। ठीक है, शुगर केन के लिए। इंडिया में शुगर केन के ऊपर MSP नहीं दी जाती, ध्यान रखना, FRP दिया जाता है। नेक्स्ट, न्यू FRP फॉर द शुगर सीजन 2025-26 फॉर एवरी बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%, the sugar mill will pay the farmers 355 per quintal. It represents a 4.41% increase compared to the last year. अब ये रहता है कि यहाँ पर शुगर केन वाला कंसेप्ट समझ लो। देखो, गवर्नमेंट MSP नहीं दे सकती है शुगर केन के ऊपर। रीजन क्या है? शुगर केन गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती। गवर्नमेंट क्यों प्रोक्योर नहीं करती? शुगर केन जो है वो पहले जाएंगे शुगर मिल्स के पास, शुगर मिल उससे शुगर एक्सट्रैक्ट करेंगी और उससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मार्केट में सेल होते हैं। ठीक है, वो वहां से गवर्नमेंट जो है शुगर मिल से शुगर बाय करती है, तो फार्मर से नहीं ले सकती गवर्नमेंट। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट शुगर मिल ओनर्स को बोलते हैं कि आप फार्मर्स को कितने रुपीस दोगे मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो रखा गया इस बार 355 रुपीज पर क्विंटल। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझ लो। गवर्नमेंट की तरफ से एक बेसिक रिकवरी रेट रखा गया है, एक बेसिक रिकवरी रेट रखा गया। अभी बेसिक रिकवरी रेट का मतलब क्या हुआ? सर ऐसे तो कोई भी फार्मर आ जाएगा, बोलेगा कि मैंने 1 क्विंटल जो है वो आपको सपोज करते हैं शुगर केन दिए, तो मुझे तो 355 रुपीज दो। बट मैंने देखा कि दैट उनके जो शुगर केन है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो जो शुगर केन थे वो हो सकता है कि 10 दिन पहले काटे गए थे और वो अब खराब हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं।
उनसे इतना ज़्यादा जो है वो आप शुगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो मिल ओनर्स जो है उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। दो तरीके के शुगर केन होंगे ना, एक तो होगा जो अभी हमने फ्रेशली काटा और सीधा शुगर मिल में आ गया, तो उसके अंदर सुक्रोज लेवल ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा शुगर बनेगी। वही जो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से पड़ा हुआ घर के अंदर वो सूख रहा है, तो उसके अंदर शुगर लेवल कम होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कैसे करते हैं, एक बेसिक रेट रख देते हैं, बेसिक रिकवरी रेट, कि अगर सपोज करते हैं कोई किसान 100 केजी शुगर केन आपके पास लेकर आया, तो 100 केजी शुगर केन से आप अगर 100 केजी शुगर बना पा रहे हैं, 100 केजी शुगर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले एक सेट कर देते हैं, 100 किलो शुगर केन लाओ, उससे 110 केजी जो है आप शुगर बना लो, ये बन गया एक हमारा बेसिक रिकवरी रेट। अब अगर 100 केजी देने के बाद फार्मर जो है, शुगर मिल वाले जो हैं वो 10 केजी नहीं, वो 15 केजी बना पा रहे हैं शुगर, तो मतलब शुगर केन की क्वालिटी अच्छी थी, 100 किलो से 15 किलो बन रहा है, मतलब बेसिक रिकवरी रेट से ज़्यादा, तो मतलब शुगर केन की क्वालिटी अच्छी थी, तो मतलब ये बेनिफिट फार्मर को भी होना चाहिए, सारा बेनिफिट गवर्नमेंट को या शुगर मिल ओनर्स को क्यों जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाता था, अगर एक रिकवरी रेट से ज़्यादा शुगर जो है वो बन पा रही है, ठीक है, तो फार्मर्स को कुछ प्रीमियम पे किया जाएगा, कुछ प्रीमियम जो है वो फार्मर्स को पे किया जाएगा, ठीक है, कि ये लीजिए आपके एडिशनल पैसे बनते हैं, क्योंकि आपके जो शुगर केन थे वो अच्छे थे। सिमिलरली अगर रिकवरी रेट से कम हो सकता है कि सिर्फ 8 केजी ही बन पाए, तो फिर फार्मर्स को कम पैसे पे किए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि फार्मर्स के जो शुगर केन है वो कैसी है, ठीक है, इजी हो गया। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 355 रुपीज पर क्विंटल पर शुगर केन जो है वो एफआरपी इंट्रोड्यूस कर दी, अप्रूव कर दी। तो चलते हैं आगे। फॉर एवरी 0.1% पॉइंट इंक्रीज इन द शुगर रिकवरी अबव द बेसिक रेट, अ प्रीमियम ऑफ 3.46 रुपीज पर क्विंटल विल बी पेड टू द फार्मर। अगर हर 0.1% इंक्रीज देखने को मिला हमें रिकवरी रेट से ज्यादा, तो फार्मर को 3.46 रुपीज पर क्विंटल जो है पे किए जाएंगे, ठीक है। देन अ पेनल्टी ऑफ 3.46 पर क्विंटल विल बी लेविड फॉर एवरी 0.1% पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम द बेसिक रिकवरी रेट। अगर बेसिक रिकवरी रेट से ऊपर गए तो पैसे फार्मर्स को मिलेंगे, बेसिक पे से नीचे में तो फार्मर्स को कम पैसे मिलेंगे। तो हर क्विंटल पर क्विंटल के ऊपर जो है फार्मर को 3.46 रुपीज कम मिलेंगे अगर रिकवरी रेट जो है 0.1% कम हुआ। वेयर द रिकवरी रेट इज लेस देन 9.5%, अगर 10 नहीं है, ठीक है, 10.25 नहीं है, अगर 9.5% रिकवरी रेट है, तो फार्मर्स को क्या किया जाएगा, देन फार्मर्स को एक फ्लैट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, देन फार्मर्स को सिर्फ 329 रुपीज पर क्विंटल एक फार्मर को प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे चलते हैं, बेसिक रिकवरी रेट, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रश्ड शुगर केन। द हायर रिकवरी रेट इंडिकेट्स मोर शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केन, टिपिकली ट्रांसलेट्स हाई प्राइस फॉर द शुगर केन, और अगर कम होता है तो कम मिलेंगे। नेक्स्ट, शुगर सीजन टू, लास्ट हमारा शुगर सीजन था, तो उत्तर प्रदेश जो है हमारे पास ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। फोकस क्या रखना बच्चे, शुगर केन पर रखना है। शुगर केन की बात होगी तो उत्तर प्रदेश, अगर शुगर की बात होगी, शुगर वहां बन रही है, शुगर केन से शुगर बनती है ना, शुगर सबसे ज्यादा बनाने में महाराष्ट्र आगे है, शुगर केन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था, ठीक है। तो शुगर केन की प्रोडक्शन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन सेकंड नंबर के ऊपर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर के ऊपर कर्नाटका। शुगर की प्रोडक्शन के अंदर सबसे ऊपर महाराष्ट्र, ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर के ऊपर कर्नाटका। तो कर्नाटका तो थर्ड नंबर के ऊपर रहने ही वाला है शुगर केन में भी और शुगर में भी, बस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है ये आपस में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन। सो अकॉर्डिंग टू FAO, द टॉप 5 शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ब्राजील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड और पाकिस्तान। India's share in global sugarcane production was 22.9%, while the Brazil का share जो that is 37.7%. India recorded highest yield of 84.9 tons per hectare in 2022. Brazil जो that is the largest exporter of the raw sugar and India is the largest exporter of refined sugar. ब्राजील रॉ शुगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम सबसे ज्यादा रिफाइंड शुगर, ठीक है, हम सबसे ज्यादा रिफाइंड शुगर, हमारे पास अच्छी मिल्स हैं तो रिफाइंड शुगर हम सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है BEML। सो BEML हैंड्स ओवर द इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक रोप शॉवल टू कोल इंडिया। अगेन न्यूज है, न्यूज के रूप में याद रखेंगे, दैट्स इट।
सो न्यूज़ क्या, स्टेट ओन्ड BEML हैज ऑफिशियली हैंडेड ओवर द इंडियाज लार्जेस्ट developed electric rope shovel, that is BRS-21, to Northern Coalfields Limited, a subsidiary of Coal India. तो ये देख रहे हैं, बड़ी सी क्रेन देख रहे हैं, ठीक है, ये माइनिंग के दौरान काम आती है। ये जो है बनाई गई है बाय BEML और इसे हैंड ओवर किया गया है, कोल इंडिया को हैंड ओवर किया गया। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। BEML लिमिटेड के करंट चेयरमैन एंड MD कौन है, तो नाम याद रखेंगे, दैट इज शांतनु रॉय। ठीक है, आगे चलते हैं। RBI इंस्ट्रक्ट्स ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज टू यूज प्रवाह पोर्टल फ्रॉम 1 May। नाउ इंपॉर्टेंट है बच्चे हमारे लिए बैंकिंग के लिए, प्रवाह पोर्टल किससे रिलेटेड है, प्रवाह पोर्टल। तो RBI ने डेडलाइन दे दिया कि 1 May के बाद सभी बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज या अदर जो RBI की तरफ से रेगुलेट की जाने वाली एंटिटीज हैं, सब प्रवाह पोर्टल ही यूज करेंगे टू सबमिट एनी एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन, लाइसेंस एंड अप्रूवल। ठीक है, ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए कुछ भी चाहिए तो प्रवाह पोर्टल यूज करना है, बात खत्म। सो प्रवाह स्टैंड फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इट इज अ सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड बाय द RBI on 28 May 2024. The aim of Prava is to provide a single, safe and streamlined platform where the individuals, companies can apply for different permissions from the RBI. कोई परमिशन लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, कोई ऑथराइजेशन, कोई अप्रूवल लेना है RBI से, सब आपको एक ही पोर्टल के ऊपर मिलेगा, दैट इज प्रवाह पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक पार्टनर्स टू बूस्ट द इन्वेस्टर्स एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच। अगेन हेडलाइन वाली न्यूज, वन लाइन वाली न्यूज याद रखेंगे। ठीक है, सो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, दैट इज IEPFA, under the aegis of the Ministry of Corporate Affairs, has signed the memorandum of understanding with Kotak Mahindra Bank, which is the one of the India's premier financial institution. तो ये MOU के अंदर क्या किया जाएगा, it aims to amplify the dissemination of critical investors awareness messages through Kotak Mahindra's extensive physical and digital network across the countries. For example, ATMs, कियोस्क, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम ये करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, सिंपल जो है यहाँ पर अवेयरनेस मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है ओपिनियन ट्रेडिंग। अब ये ओपिनियन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग मतलब है क्या ओपिनियन ट्रेडिंग, देखो एक तो होती है नॉर्मल ट्रेडिंग जिसमें आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी। एक नई एप्स चली है, दैट इज ओपिनियन ट्रेडिंग। अब नेम ऐसा है कि ओपिनियन ट्रेडिंग ऐसे लगता होगी गवर्नमेंट अलाउ करती होगी, उनके अंदर लिखा आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड यूज होते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है, इनके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट, इनके अंदर ट्रेडिंग वर्ड यूज हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अलाउ करती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ओपिनियन ट्रेडिंग कुछ ऐसी एप्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी IPL चल रहा है, ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग बताइए कौन सी टीम जीतेगी, RCB जीतेगी, RR जीतेगी। कई पर इलेक्शन हो रहे हैं, बताओ उन इलेक्शंस में कौन जीतने वाला है, दैट इज ओपिनियन ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक्चुअल में है तो गैम्बलिंग, बट के सेबी या फिर कोई और कंपनीज या कोई और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इन्हें रेगुलेट कर रही है, आंसर इज नो। तो यही न्यूज जो है वो सेबी की तरफ से दी गई है। सेबी वार्न्स इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और साइट्स नो लीगल प्रोटेक्शन, कोई इनके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, ये गलत ही चल रही है। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी has issued a strong warning to the public against using the opinion trading platform, saying these platforms operate outside its regulatory oversight and offers no protection to the investors under the security law. तो आप ओपिनियन ट्रेडिंग पर जा रहे हैं, इनके एप्स यूज कर रहे हैं, पैसे वहां पर लगा रहे हैं, ध्यान रख लेना सेबी ने बोल दिया है कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पैसा वापस नहीं आ रहा, कोई 5 लाख कुछ भी एज इट इज आपकी इंश्योरेंस नहीं हो रखी यहाँ पर डिपॉजिट की। ठीक है, ये अननोन एप्स हैं, अननोन एप्स चलती जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कल को पैसे आपके डूब जाएंगे तो आप ही जिम्मेदार हैं इसके। सो द पे आउट डिपेंड्स ऑन वेदर अ सर्टेन इवेंट हैपेंस और नॉट। फॉर एग्जांपल द यूजर्स में प्लेस द ट्रेड्स वेदर द स्पोर्ट टीम विल विन और अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन विल टेकन और नॉट बी टेकन। तो ध्यान रखना, ये इसे हम बोलते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग, इसका कोई भी हमारा शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सेबी की तरफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनाई गई थी, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कब बनाई गई थी? सो सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड ऑन
12th ऑफ द अप्रैल 1992 कि 1992 को तो स्टैट्यूटरी बनाई गई थी ना, बट क्वेश्चन ये आता है कि बनी कब थी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम से पहले सेबी एग्जिस्ट करती थी। स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का मतलब क्या था, जब हमने पावर्स जो थी वो सेबी को दी थी, ठीक। सो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट ऑफ 1992, द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेबी is to protect the interest of the investors in the securities and to promote and regulate the security market. SEBI board consists of a chairman and several other whole-time and part-time members. Further, a security appellate tribunal has been constituted to protect the interest of the entities that feel aggravated by the SEBI's decision. कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है, ईयर याद होने चाहिए, तो ईयर आप बताएंगे कि कौन से ईयर के अंदर सेबी स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस से पहले पूछ रहा हूं मैं आपसे। चलो तो आगे चलते हैं जरा रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ। सो रिवीजन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट वाज रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग द व्यास नाव ऐप which will be used for the digital data collection in 5th marine census। पढ़ा था अभी 5th marine census जो भी चलेगा 9 कोस्टल स्टेट्स के अंदर, आपने बताना है कि वहां पर हम एक ऐप यूज करने वाले हैं और उस ऐप का नेम है व्यास नाव, ठीक है, और ये ऐप जो है कोइन की तरफ से बनाई गई, और ये बनाई गई बाय द ऑप्शन बी CMFRI, दैट इज सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMFRI की तरफ से ऐप बनाई गई है, तो ऑप्शन के बनना है हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हु डिड द अमितेश कुमार सिन्हा रिप्लेस एज द CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अमितेश कुमार सिन्हा जिन्होंने अभी रिसेंटली जो CEO बनाया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के, किनको इन्होंने रिप्लेस किया, A, B, C और D, और आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आंसर बनेगा सुशील पाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया, ठीक है, और ये बनेगा अभी करंट CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एज ऑफ द अप्रैल 2025 टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अभी वैल्यू कितनी है, ऑल टाइम हाई भी याद रखनी है, अभी कितनी है वो भी याद रखनी है, ठीक है। तो अभी कितनी हमारी वैल्यू है, दैट इज 688.12 बिलियन, 688.12 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल टाइम हाई हमारा 704 तक पहुंच चुका था, ठीक है, लास्ट ईयर हमने सितंबर 2024 में थे ऑल टाइम हाई के ऊपर। नेक्स्ट, हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए अशोक कुमार पांडा, अशोक कुमार पांडा। नेक्स्ट, अंडर द proposed policy change, what is the maximum permissible foreign ownership stake in India's nuclear power sector, ठीक है, तो अभी प्रपोजल है, तो आप बताएंगे कि कितना गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल दिया गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर फॉरेन एंटिटीज कितना % शेयर रख सकते हैं, ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। अभी तक 0% है, लेकिन चेंज ला रहे हैं, यस, और चेंज के बाद 49% तक ये हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which company has developed India's largest indigenously made electric rope shovel, कौन सी कंपनी जिनकी तरफ से इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजिनियसली मेड इलेक्ट्रिक रोप शोवल जो है BRS-21 बनाया गया, जो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, BEML लिमिटेड की तरफ से बनाया गया था, BEML लिमिटेड की तरफ से। नेक्स्ट बचे हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट आर ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, व्हाट आर ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, जो अभी रिसेंटली सेबी की तरफ से डिस्क्राइब किए गए थे, आप बताएंगे इनमें से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। डन, तो ये थे हमारे, आराम से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का, ठीक है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। कोई डाउट है आपके लिए रैंकिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे क्लास के अंदर उनके आंसर करेंगे, और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है इसका आंसर आप करेंगे। डन, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।